खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। ये तस्वीर है, मुख्यमंत्री हैं, तमाम अधिकारी हैं। जी बार बार कहते हैं कि दो चीजें हैं अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है तो एक तो लॉकडाउन का पालन करना, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। लोग थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे और जब निकलना हो तो मास्क या फेस कवर लगा करके ही निकलें। तो मास्क अधिक से अधिक अगर आप बना लेंगे, हर व्यक्ति के पास 2-2 मास्क हो जाएंगे। एक का आज इस्तेमाल किया, अगले दिन उसको धो दिया, अगले दिन दूसरा इस्तेमाल कर लिया, तो इससे काफी बड़ी मात्रा में हम संक्रमण को रोक पाएंगे। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसमें महिला स्वयंसेवी समूह को इसको करना चाहिए और हम लोग इसमें धनराशि और भी उपलब्ध करवाएंगे। हाँ, और कोई बात? हाँ, आप लोग बनवाइए, अच्छा मास्क बनवाइए और खूब पैसा देंगे, पैसा की कमी नहीं पड़ेगी। बहुत बधाई आपको। एक यहाँ पे सर हमारे यहाँ सर सुनील कुमार एक है सर जो लौट कर आए हैं दिल्ली से। सुनील कुमार की बात करें, ये सर बढ़ई का काम करते हैं। सुनील जी आप, हाँ जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, यहाँ पे रहते हैं आप। कहाँ, दिल्ली में काम करते थे? दिल्ली में काम करते हैं सर। तो अब वापस आ गए हैं? अब यहीं रहेंगे कि वापस दिल्ली जाएंगे? अभी फिलहाल नहीं, अब यहीं पे रहने का मन बना लीजिए और इसके लिए आप लोग अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाइए। क्या काम आप जानते हैं, क्या काम आप जानते हैं? फर्नीचर का सारा काम जानते हैं? तो वहीं पे काम अपना शुरू करिए, प्रशासन में आवेदन करिए। हम लोग आप लोगों की सबकी एक सूची बना करके आप सबके जो कौशल है उसके बारे में भी एक जानकारी ले रहे हैं और फिर आपको बैंकों से आसान किस्तों पे लोन आदि दिलाने की व्यवस्था करेंगे। अच्छा शोरूम खोल लीजिए, अपने लोग कुछ अन्य लोगों को जोड़िए। बहुत अच्छा काम धाम चल सकता है आप लोगों का, बहुत अच्छा काम चलेगा, दिल्ली से भी अच्छा काम चलेगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, इस मामले में पूरा सहयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। श्रीमती अनीता देवी जी, नमस्ते जी, आप क्या काम करती हैं? बहुत सुंदर। तो इसमें क्या क्या काम आप लोग करते हैं? मास्क बनाते हैं सर, लॉकडाउन की वजह से कोरोना में हाँ, हम लोग का जिला से खादी का कपड़ा मिला है, 1,30,000 हम लोग बनाए हैं मास्क। बहुत सुंदर। तो ये मास्क कहीं जो है आप लोगों ने बेचा भी, किसी को दिया भी, बांटा भी, बेचा किसी को? कितना पैसा मिला है? जी 13 रुपया 60 पैसा हम लोग का, 60 रुपया एक मास्क में मिलता है लाइट का। हाँ, अब उसमें एक काम करना, 2 मास्क मिला करके 10 रुपए में बेचिए और जो पैसा बाकी होगा वो सरकार देगी आप लोगों को, ठीक है। तो इससे ज्यादा लोगों तो मास्क भी दे देंगे और उसका लाभ भी आप लोगों को मिल जाएगा। जो मास्क आप पहनी ये सब आप लोगों ने स्वयं बनाया है? जी, हाथ से सिले। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाए है। तो मास्क कहता है हमें भी दिए होते तो हम लोग भी यही मास्क पहने होते। अच्छा है, सुंदर है, बहुत सुंदर, बधाई आपको और आपके पूरे समूह को। 1,10,000 रुपया आपके समूह के खाते में जा रहा है। रिवॉल्विंग इसका जो है, जो कम्युनिटी जो इन्वेस्टमेंट फंड है, CIF जो है, वो आपके अकाउंट में जा रहा है पैसा, ठीक है ना। और कायदे मदद, खूब मेहनत से काम करिए आप लोग सब, बहुत अच्छा रहेगा उसका। बांदा में अंबे मास्क माननीय मुख्यमंत्री नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। सर मैं अम्बे मां अलीका स्वयं सहायता समूह से की अध्यक्ष हूँ।
बहुत सुंदर। हमारे समूह में 11 लोग हैं। हाँ, जी, हम सिलाई का काम करते हैं सर। बहुत सुंदर। आप लोगों ने मास्क वगैरह नहीं बनाया? सर बनाए हैं, गांव में ही बांटे हैं। बहुत सुंदर। गांव में भी और कुछ प्रमुख स्थानों पर करिए। प्रशासन से भी हम कहेंगे कि जो अच्छे मास्क आप लोग तैयार करेंगे तो इसमें सरकार भी आप लोगों को सहयोग करेगी, और इसको अगर आप देंगे तो हर व्यक्ति को अब घर के बाहर निकलने के लिए मास्क या फिर गमछा लगाना आवश्यक होगा। तो गमछा तो बड़ा होता है, मास्क छोटा होता है, आराम से व्यक्ति उसको लगा करके चल सकता है, निकल सकता है। और अधिक से अधिक आप लोग बनवाएंगे तो उसका लाभ भी होगा, लोगों को भी लाभ होगा, और कोरोना के खिलाफ जो हमारी देश की लड़ाई है उसको हम लोग जीतेंगे भी, और आप जैसे महिला स्वयंसेवी समूह को इसका लाभ भी होगा। तो आप सभी लोग मेहनत से काम करिए। 15,000 रुपया आपके रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके अकाउंट में, ठीक है ना? और सभी लोग मेहनत से काम करिए। और कोई दिक्कत तो नहीं? सर उसमें हम आचार का व्यापार करना चाहते हैं। हाँ, अचार का काम शुरू करवाओ, एकदम करेंगे, उसको भी मदद कराएंगे उसमें भी, ठीक है? जी, ठीक है, बहुत सुंदर। बांदा में सर एक संजय लौट के आए हैं, ये दिल्ली से और पेंटिंग का काम करते हैं। संजय, हाँ जी, हाँ जी, क्या काम करते थे आप? दिल्ली में क्या काम करते थे? पेंट का काम करते थे। और आपकी पत्नी भी तो किसी उससे जुड़ी हुई है? अरे शादी नहीं हुई है? कौन है फिर? आपकी माता जी हैं? आपकी माता जी जुड़ी हुई हैं? ठीक है, माता जी के साथ जो है आप जो है खूब मेहनत से काम करो, और इसमें सरकार सहयोग करेगी आप लोगों को, ठीक है? सर मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। हाँ, काम करिए, आप आवेदन करिए, प्रशासन आप लोगों को मदद करवाएगा, ठीक है? ठीक है। और मैं प्रशासन से सबसे कह रहा हूं कि जितना भी जिसके पास जो भी कौशल है उसका एक सूची तैयार करिए, फिर हम आप लोगों को उसके अनुरूप कार्य भी दिलवाएंगे, आसान और सस्ते दाम पर लोन भी दिलवाएंगे, और जहां पे मदद करने की आवश्यकता पड़ेगी सरकार मदद करेगी। तो आप यहीं पे काम करिए। बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहां पे काम करने की बहुत संभावनाएं हैं, ठीक है? ठीक है, मेहनत से काम करिए सभी लोग। बहुत सुंदर, बधाई और अभिनंदन आपको और आपकी माता जी को भी। अम्बेडकर नगर दूध का जिसका जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा नाम अनीता है। हाँ जी, जी, दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। बहुत सुंदर। क्या काम करती हैं आप लोग? सर इस समय तो हम लोग सिलाई कर रहे हैं। सिलाई का काम, मास्क वगैरह बना रहे हैं। एक दिन में आप लोग कितना मास्क बना देते हैं? सर पूरा दिन अगर बना करते हैं तो 50 बना देते हैं, घर का काम पड़ जाता है, इसीलिए 40 से नीचे बना पाए। हाँ, तो उसमें तो काफी यानी एक मास्क के उसमें आप लोगों को 3 से 4 रुपए का लाभ हो जा रहा है। तो घर का काम करते करते आप सब लोग जो है मुनाफा भी कमा दे रहे हैं इतना। जी सर। तो हम लोग तो यहाँ 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, तब भी जेब से ही पैसा निकल जाता है। और आप लोग घर में काम भी करते हैं और सबके बावजूद जो है मुनाफा भी कमा दे रहे हैं। तो आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं तब तो। बधाई आपको और आपके समूह को। 15,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड जा रहा है आपके पास, आपके समूह के पास, ठीक है ना? और खूब बनाइए। हम सरकार से मास्क में और सहायता देने की व्यवस्था कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? बहुत सुंदर। और कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों के समूह के सामने? सर क्या समस्या? कुछ नहीं है, यही हमको आवास नहीं मिला। आवास भी मिलेगा भाई, आवास भी दिलेंगे भाई। नोट करो, नोट करो भाई। घर नहीं है रहने के लिए। हाँ, मिलेगा, जरूर घर दिलाएंगे। मुख्य विकास अधिकारी होंगे, इनको नोट करो भाई। जितने भी ऐसे जरूरतमंद हैं इनको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास उपलब्ध करवाना चाहिए। सबको उपलब्ध करवाना चाहिए आवास। ये मुंबई से आए हैं एक अशोक
अंबेडकर नगर टांडा से। अशोक कहाँ है? नमस्ते जी, क्या काम करते थे आप मुंबई में? हाँ 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 ठीक है। ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? काम करिए, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा काम आपने किया। अब यहीं टांडा में ही अपना काम शुरू करिए, ठीक है? और कोई दिक्कत होगी तो हम लोग मदद करेंगे इसमें, ठीक है? मेहनत से काम करो। आपके परिवार के कौन हैं इसमें जुड़े हुए? क्या नाम है? एक समूह से जुड़ी है ना? कौन है? हैं? हाँ, गुड़िया कौन है? आप इनके सुने हैं? मेरे समूह का नाम हाँ, सहायता समूह की मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अम्बेडकर नगर के रहने वाले हूँ सर। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये जो हैं अशोक क्या लगते हैं आपके? सर इस समय तो जो होली से पहले आए हैं, तीन किराने की दुकान की है। हाँ किराने की दुकान की है सर। आ- और खेती में थोड़ा उपयोग भी लगाए हैं, उसको मंडी उंडी में जाते हैं। ठीक है। आप भी मदद करते हैं इनके साथ में? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर स्वयं सहायता समूह को फंड ट्रांसफर योगी सरकार की तरफ से किया गया और ये सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, जिसमें 218 करोड़ 50 लाख के फंड का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। और जो स्वयं सहायता समूह है उनके लिए कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये एक बड़ी मदद है। बात करेंगे कुछ और खबरों की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है। राम जन्मभूमि परिसर के समतलीकरण का काम चल रहा है। इस दौरान कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंबे और शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और एक बड़ा शिवलिंग मिला है। राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि समतलीकरण के दौरान काफी संख्या में पुरावशेष यथा देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश, आमलक, दोरजाम्ब आदि कलाकृतियां, मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार की नकाशी युक्त शिवलिंग की आकृति मिली है। राम जन्मभूमि परिसर में 11 मई से समतलीकरण का काम शुरू हुआ है, जो अभी भी जारी है। कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जेसीबी, क्रेन, ट्रैक्टर और 10 मजदूरों की टीम समतलीकरण का काम कर रही है। परिसर के समतलीकरण के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंबे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। और पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से खबर आ रही है अयोध्या में, जहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का काम चल रहा था और इस दौरान जब वहां पर खुदाई हो रही थी, वहां पर शिवलिंग और कुछ मूर्तियां मिली हैं, तो इस शिवलिंग और मूर्तियों को लेकर क्या कुछ दावा किया जा रहा है? कुछ जानकारी है आपके पास?
देखिए अनन्या, चूंकि राम जन्मभूमि के जो मंदिर बनने का मार्ग है वो लगातार प्रशस्त हो रहा है, चूंकि वहाँ पे बहुत ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ थे, उसको समतलीकरण किया जा रहा है। 10-12 मजदूरों को लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए इस दौरान खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण चीजें सामने निकल करके आई है, जो साबित करती हैं कि वहाँ पे मंदिर था। और इसके साथ साथ जो प्राचीन खंबे के अलावा मलबा हटाने के दौरान देवी देवताओं की जो मूर्तियां भी निकली हैं, खंडित हालांकि थी। इसके साथ साथ कई और ऐसी चीज, चाहे 6 रेड स्टोन हो या अन्य चीज हो, जो मंदिर से मिलती जुलती तस्वीरें हैं, उन सब के वहाँ पे तब तो मिले हैं। इसको देखते हुए और पुख्ता बातें हो रही हैं कि वहाँ पहले मंदिर थी, इस बात की पुष्टि करती हैं ये सब जो तस्वीरें, जो ये चीज़ें निकल करके सामने आ रही खुदाई को लेकर के, क्योंकि मंदिर को लेकर के लगातार जो वहाँ पे कार्य है वो शुरू है। और इस दौरान ये बातें सामने निकल करके आई है। चंपत राय जो विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। और एक बार फिर से चीज़ें जब खुदाई शुरू हुई समतलीकरण का, तो कई चीज़ें जो निकल करके आती हैं वो साबित कर रही है कि यहाँ पे मंदिर था। बिल्कुल पंकज, जिस तरह से देखा जाए राम मंदिर निर्माण को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, ये हम सब जानते हैं, और इसको लेकर तमाम सबूत भी मांगे गए कोर्ट में। किस तरह से ये पूरा मामला चलता रहा, कई मैप भी दिखाए गए दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच क्या भी कहा जा सकता है कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद जब समतलीकरण का काम किया जा रहा है, तो कुछ ऐसी मूर्तियां, कुछ ऐसे शिवलिंग्स मिले हैं जिससे ये प्रमाण मिल रहा है कि ये राम मंदिर से जुड़ी हुई चीजें हैं। जी बिल्कुल, इससे पहले जब पुरातत्व विभाग ने जब सर्वेक्षण किया था, खुदाई की थी, तब भी तस्वीरें इस तरीके की मंदिरें या ऐसे चीज निकल करके आए थे जो मंदिर से मिलते जुलते थे, मूर्तियों से मिलते जुलते थे। उसको भी कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि कोर्ट का फैसला पहले ही राम जन्म मंदिर के पक्ष में आ चुका है, लेकिन अब जब चीजें निकल रही हैं तो और जो लगातार सवाल उठ रहे थे उसकी और प्रामाणिकता सिद्ध हो रही है कि हाँ, यहाँ पे मंदिर था जहाँ पे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर के प्रक्रिया शुरू हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर 1000 बसों की सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस आज दोपहर सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से जारी संदेश में कहा गया है कि दोपहर 1 बजे 50,000 कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रमिकों की आवाज उठाएंगे और राज्य दमन का विरोध करेंगे। राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें कि आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। संदेश में प्रियंका गांधी ने कहा, साथियों, आपने देखा योगी सरकार का कोरोना महामारी से लड़ने का तरीका। कांग्रेस पार्टी ने प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों का इंतजाम किया तो योगी सरकार ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया। कोरोना आपदा काल में पूरा देश एकजुट होकर महामारी से लड़ रहा है, मगर यूपी सरकार श्रमिकों के लिए बस, ट्रेन टिकट, खाने और राशन का इंतजाम करने वालों को जेल में डाल रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज राजीव गांधी जी का 30वां शहादत दिवस है। उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। वो हिंदुस्तान और इसके वासियों से बेइंतहा प्यार करते थे। गरीबों का दर्द उनसे देखा नहीं जाता था। हम सब उनकी सोच के वारिस हैं। हमने राजीव जी से सीखा है कमजोरों की मदद करना। हमें कोई डरा नहीं सकता। उन्हें याद करते हुए आज दोपहर 1 बजे से हमारे 50,000 कार्यकर्ता फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रमिकों की आवाज उठाएंगे और राज्य दमन का विरोध करेंगे। राजीव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रियंका ने लिखा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी, सभी अग्रिम संगठन व विभाग और सेल आदि से हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से श्रमिकों की आवाज उठाएगा, राज्य दमन का प्रतिरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पीसीसी पदाधिकारियों, समस्त जिला व शहर अध्यक्षों, फ्रंटल विभागों, सेल के अध्यक्ष इंचार्ज को पूरी शिद्दत से इसकी तैयारी में लग जाना है। हम सबको मिलकर इसे सफल बनाना है। तो योगी सरकार के खिलाफ प्रियंका का ये महाअभियान, 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता श्रमिकों की आवाज उठाएंगे। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पंकज, 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता श्रमिकों की आवाज उठाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? अनन्या, मैं आपको बता दूं, जो बीते सप्ताह से लगातार मजदूरों और बसों को लेकर के सियासत हो रही थी। हालांकि बसों को परमिशन नहीं दी गई, बस वापस चली गई। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस पे राजनीति कर रही है। अगर सरकार को बस का
अपने चूंकि दिखाना था तो झंडा भाजपा को लगा सकती थी और चला सकती, लेकिन सरकार के द्वारा दावा था कि उनमें 200 ऐसी बसें थी जिनका या तो उनकी जो वो थी फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ साथ टेम्पू के साथ टैक्सी व एम्बुलेंस वाहन निकले थे, फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। लल्लू जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ की जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। लेकिन आज 50,000 उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो इंचार्ज हैं, उनके साथ मजदूरों की समस्या को लेकर के प्रियंका गांधी ने आह्वान किया कि एक साथ फेसबुक पे आएंगे और इनकी समस्या को उठाएंगे। तो एक बार फिर से सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इन दिनों किसी एक को बात रखने का, किसी के जवाब सवाल सुनने का, उसके माध्यम से 50,000 कांग्रेसी एक साथ, चूंकि राजीव गांधी के जो सपनों की बात की है प्रियंका, उसको लेकर के और मजदूरों को जो वर्तमान स्थिति श्रमिकों की है उसके खिलाफ उनके सपोर्ट में, और सरकार जो अब तक मजदूरों के लिए जो की है वो सरकार कांग्रेस का दावा है कि मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इन्हीं से मुद्दों को पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ फेसबुक के जरिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो इन मुद्दों को एक साथ उठाएंगे प्रियंका गांधी के आह्वान पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पंकज। और अभी बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की आज बैठक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगाई जा सकती है। कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आज होनी है। तमाम मुद्दे हैं जिसमें इस बैठक को लेकर चर्चा होगी इस बैठक में, और बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहर लग सकती है। बड़ी खबर, कोरोना को लेकर बैठक में चर्चा होगी। सोनू सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सोनू सिंह, जिस तरह से देखा जाए मंत्रिमंडल की बैठक आज होनी है उत्तराखंड में, और जिस पर कोरोना को लेकर चर्चा होगी और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इस बैठक में मोहर लगाई जा सकती है। अपडेट क्या है आपके पास? देखिए अनन्या, अब से कुछ समय बाद उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और कैबिनेट की बैठक का आज का जो मुख्य एजेंडा रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना की रोकथाम किस तरह से की जाए, क्योंकि आप जानते ही हैं उत्तराखंड के पिछले 15 दिनों में बहुत तेजी से जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका ग्राफ बढ़ा है। तो प्रवासी जो आ रहे हैं इनसे कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ा है, तो इस पर किस तरह से कंट्रोल किया जाए। हालांकि डीजीपी, डीजी कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री ये संदेश भी दे चुके हैं, बार बार आग्रह भी कर चुके हैं कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनको मैदानी क्षेत्रों में ही क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाए ताकि पहाड़ों तक कोरोना का संक्रमण न फैले। जो जिले अभी तक ग्रीन जोन में थे उन जिलों को ग्रीन जोन में कैसे रखा जाए, क्योंकि वहां पर भी कोरोना के संक्रमण के मरीज पाए जा रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना पर ही फोकस रहेगा और इसके साथ साथ राज्य के विकास को किस तरह से दोबारा से पटरी पर लाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं आजकल पर्यटन सीजन चल रहा है और पर्यटन को किस तरह से वापस उभारा जाए, पर्यटन से जुड़ी गतिविधियां जो हैं इनको कैसे सुचारू किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड का पर्यटन उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाता है। और ऐसे में जब मई का महीना चल रहा हो, लॉकडाउन लागू है देशव्यापी, तो उत्तराखंड में तमाम पर्यटन न सिर्फ एनसीआर से बल्कि मुंबई के अलावा तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां से यहाँ आते हैं और उत्तराखंड के तमाम पर्यटक स्थलों पर चहल पहल देखी जा सकती है। तो आज लॉकडाउन के चलते सूना सा नजर आ रहा है उत्तराखंड और तमाम जो पर्यटन क्षेत्र हैं वो क्या लगता है पर्यटन को लेकर भी ऐसे में पर्यटन को किस तरीके से उभारा जाए, पर्यटन को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं क्या सरकार की तरफ से? देखिए, एक तो होटल इंडस्ट्री से जो जुड़े कारोबारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री से गुहार लगाई। तो आज की कैबिनेट में ये माना जा रहा है, जो विभागीय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, कि आज होटल से जुड़े कारोबार पर राज्य सरकार कोई फैसला ले सकती है, बार जो हैं उनको भी खोले जाने पर कोई फैसला ले सकती है, और जो पब्लिक टैक्सी हैं हालांकि उनको आज से शुरू कर दिया गया है, लेकिन जो टैक्सी चालक हैं, टैक्सी हैं, वो कैसे सैनिटाइज का ख्याल रखते हुए वो अपना कारोबार शुरू कर दें। तमाम पर्यटन की गतिविधियों को किस तरह से शुरू किया जाए, इन पहलुओं को लेकर के आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और संभवतः आज उत्तराखंड कैबिनेट कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जी अनन्या, बिल्कुल। तो जिस तरह से देखा जाए पर्यटन को लेकर कहीं ना कहीं आप बढ़ावा देने की जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पूरा देश लॉकडाउन है और जो वहाँ के लोग हैं जो पर्यटन पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इस बीच। सोनू,
और बिल्कुल जैसा कि आप स्वयं भी इस बात को जान रहे हैं कि जो पर्यटन कारोबार है वो उत्तराखंड की एक लाइफलाइन कहलाता है। और ऐसे में जैसा भी हम आपसे बात भी कर रहे थे कि न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि मुंबई के अलावा तमाम देश के ऐसे कोनों कोनों से लोग यहाँ उत्तराखंड में इस पर्यटन सीजन में यहाँ आते हैं। और तमाम ऐसे पर्यटक स्थल हैं, चाहे वो मसूरी हो, पहाड़ों की रानी मसूरी कहलाती है, इसके अलावा नैनीताल का क्षेत्र हो, अल्मोड़ा का क्षेत्र हो, या फिर हर्षिल जैसी जो जगह है वहां पर पर्यटन बड़ी मात्रा में मई के महीने में नजर आते थे और काफी चहल पहल दिखती थी। चूंकि पूरे देश में उत्तराखंड में भी लॉकडाउन लागू है, लिहाजा ऐसे में जो पर्यटन गतिविधियां हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ी हैं और सरकार को भी नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटन से जुड़े हुए क्षेत्रीय लोग हैं, जो पहाड़ी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो रोजगार है वो भी पूरी तरह से ठप हो गया है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार राज्य के विकास के साथ साथ पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देगी और पर्यटन से संबंधित आज कोई बड़ा फैसला राज्य सरकार कैबिनेट में ले सकती है। जी अनन्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखा जाए उत्तराखंड सरकार की तरफ से तमाम अहम फैसले लिए जा सकते हैं। पर्यटन को लेकर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तराखंड को, तो उसको लेकर भी कुछ अहम फैसले आ सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।